एकता जब पैदा हुई तब उसकी माँ चल बसी थी। एकता को संभालने की सारी जिम्मेदारी उसकी दादी पर आ गई थी। उसकी दादी भी इतना कार्य करने में समर्थ नहीं थी और उसकी दादी उसे बदनसीब मानती थी। वह एक दिन अपने बेटे से बोली, बेटा अब मैं इसको कब तक संभाल सकूंगी, मैं भी बूढ़ी हो चली हूँ। यदि तू तैयार हो तो एक लड़की है, बात चलाऊं। इतनी लंबी उम्र है, इस तरह किस प्रकार कटेगी और इसको भी एक माँ मिल जाएगी। साहिल बोला, मम्मी जब एक ही साथ छोड़ गई तब दूसरी का क्या भरोसा, और मालूम नहीं कि वह कैसी होगी, एकता को स्वीकार करेगी अथवा नहीं। फिर सौतेली तो सौतेली ही होती है। साहिल की माँ बोली, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सभी सौतेली माँ खराब नहीं होती हैं और जो कुछ मिलता है वह अपने नसीब से ही मिलता है। साहिल बोला, मम्मी मुझे तो डर लगता है, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, आगे आपकी मर्जी। साहिल की मम्मी ने उसके लिए लड़की देखनी आरंभ कर दी। एक लड़की के माँ बाप राजी हो गए। अब साहिल को लड़की से मिलवाना था। लड़की का नाम सपना था। सपना केवल 12वीं पास थी। सपना व साहिल तय किए गए दिन होक होटल में मिलने पहुंच गए। साहिल ने ही बात आरंभ करते हुए पूछा, सपना क्या आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है? मेरी एक बेटी है जिसकी माँ की उसके जन्म के बाद ही मौत हो गई है। क्या आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं? यदि आपको कोई ऐतराज़ हो तो मुझे बता दो, मैं झूठ बोल दूंगा कि मुझे लड़की नहीं पसंद है। सपना ने हाँ कर दी और साधारण तरीके से शादी संपन्न हो गई। एकता को माँ का साया मिल गया। सपना एकता की देखभाल अच्छे ढंग से कर रही थी। जब एकता 5 वर्ष की थी तब सपना माँ बन गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब सपना अपने बेटे का ध्यान ज़्यादा रखने लगी। एकता से प्यार कम होने लगा। जैसे जैसे एकता बड़ी हो रही थी उसको कुछ बातें समझ में आ रही थी कि उसकी माँ उसके जन्म लेते ही मर गई थी, क्योंकि उसने औरतों से सुना था कि यह एकता बहुत ही मनहूस है, पैदा होते ही माँ को खा गई थी। एकता से सपना का प्यार कम होता जा रहा था, जिससे वह हीन भावना का शिकार होती जा रही थी। इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। एकता की पढ़ने की तरफ रुचि ही नहीं रही थी। सपना भी उससे किचन का काम ज़्यादा करवाने लगी थी। साहिल भी अब अपने बेटे पर ज़्यादा ध्यान देता था। एकता की तरफ दोनों का ही प्यार कम हो जाने से एकता एकांत में रहने लगी थी। उसका ध्यान ज़्यादा सोचने में रहने से घर का कार्य खराब होने लगा। सपना उसको अधिकतर डांटती रहती थी। इसमें साहिल भी सपना का साथ देता था। एक दिन सपना साहिल से बोली, अब एकता के लिए लड़का देखकर हाथ पीले कर दो, क्योंकि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि लड़की हाथ से निकल गई तो मुझे दोष मत देना। जब सपना यह बात साहिल से कर रही थी तब एकता अपने स्कूल से आई ही थी। सपना को मालूम नहीं था कि एकता आ चुकी है। एकता ने सब बातें सुन ली। उसे अपने किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। साहिल ने एकता के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ समय में उसे एक लड़का पसंद आ गया। लड़का फौज में सिपाही था। एकता को बिना पूछे ही शादी तय कर दी। उसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुझे क्या करना है। जब एकता शादी के बाद ससुराल आई तो उसे मालूम हुआ कि उसकी सास सौतेली है, अर्थात जिसके उसके शादी हुई उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़कर अपने पति से तलाक ले लिया था। उसकी सौतेली माँ के 2 बेटे थे। घर में उसकी माँ की ही चलती थी, उसके पिता की तो जबान भी नहीं निकलती थी। एकता ने अपना नसीब समझकर सब स्वीकार कर लिया। उसके पति का नाम हरीश था। हरीश 10 दिन तक ही उसके पास रहा और अपनी ड्यूटी पर चला गया। 10 दिन का समय कैसे बीत गया एकता को इसका पता ही नहीं चला। हरीश के जाते ही वह उदास हो गई। हरीश ने इन दिनों में एकता को सच्चे प्यार का एहसास कराया था। एकता ने भी एक बार सोच लिया कि उसके बुरे दिन बीत गए हैं, अब अच्छे दिन आ गए हैं। जैसे पतझड़ जाने के बाद बसंत आने पर धरती रंग से सुंदर हो जाती है, वैसे ही एकता प्रफुल्लित हो गई थी। परंतु हरीश के जाते ही वह पुने टूटे हुए पुष्प की तरह कुम्हला गई थी। हरीश के जाने के बाद वह चुपचाप एक कमरे में बंद हो गई और हरीश के प्यार के एहसास में खो गई थी। उसकी सास ने जब कड़कती आवाज में बोला कि बहू रानी कहाँ खो गई है, घर का काम कौन करेगा, यहाँ छिप कर बैठी है। तेरे बापू ने काम करने के लिए नौकरानी नहीं भेजी है, चल उठ और काम पर लग जा। एकता चुपचाप उठकर काम पर लग गई। अब रोज का यही काम उसकी सास सारे दिन घर का सारा काम करवाती थी। यदि एकता के कहीं दर्द भी होता तो कोई सुनने वाला नहीं था। सास खाने के लिए भी परेशान करती थी। हरीश को अपनी दशा बताने के लिए सोचा था, परंतु उसे कैसे बता सकती थी,
क्योंकि उसके पास पत्र भेजने के लिए कोई साधन ही नहीं था। उसकी सास ने उसे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके ससुर कुछ भी नहीं बोलते थे, वह हमेशा चुप ही रहते थे। एकता अपना नसीब ही ऐसा है, यह सोचकर सब अत्याचार सहती रही। उसके मायके से भी कभी कोई खबर लेने भी नहीं आया। इससे उसकी सास का उसे परेशान करने का साहस बढ़ता ही गया। हरीश कभी पत्र द्वारा एकता के बारे में पूछता, तब वह पत्र में लिखवा देती सब ठीक है, जिससे हरीश सोच लेता सब ठीक ही होगा। इस प्रकार 1 वर्ष से ज़्यादा बीत गया। एक बार हरीश ने सभी को बिना बताए ही घर जाने का विचार बना लिया। वह अचानक घर पहुंचकर सबको आश्चर्यचकित कर देना चाहता था। सर्दी के दिन थे, कड़ाके की ठंड थे और हरीश एक रात को घर पहुंच गया। उसे एकता से मिलने की बहुत जल्दी थी। जब उसने घर पहुंचकर 2-3 बार डोरबेल बजाई तो बाहर कमरे में एकता सो रही थी। उसने सोचा इतनी रात में कौन होगा। अंदर से एकता के सास की आवाज़ आई, बहू दरवाज़ा खोल के देख कौन है। एकता बोली, देखती हूँ माँ जी। पुनः उसकी सास बोली, जल्दी क्यों नहीं उठ रही है, क्या नशा करके सो रही है? बेहूदी, तेरी अभी तक आंख भी नहीं खुली। मायके वालों ने कुछ सिखाया या नहीं? ऐसी पागल कामचोर बहू मेरी ही तकदीर में थी। मालूम नहीं उसकी सास क्या क्या बोलती रही, परंतु तब तक एकता ने गेट खोला और सामने हरीश को देखकर एक बार तो चकित रह गई। हरीश ने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी। अपनी माँ की बातें सुनकर हरीश आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी माँ से ऐसी आशा नहीं थी। वो अपनी पूरी तनख्वाह घर भेज देता था। एकता को फटे हाल में देखकर उसका दिमाग चकराने लगा। जब वह एकता के कमरे में गया तो वहाँ का हाल देखकर और ज़्यादा सोचने लगा। इतनी ठंड में वह एक हल्के से कंबल में सो रही थी। उसी समय माँ की आवाज़ आई, बहू कौन आया है, बोल क्यों नहीं रही? तेरी आवाज़ को क्या हुआ है? कोई तेरा यार तो नहीं है जो चुप है, अथवा कोई मायके से आया है? एकता बोलने ही वाली थी, परंतु हरीश ने उसे चुप करा दिया। उसकी माँ की पुनः तेज आवाज़ आई, तू नहीं बताएगी, मुझे इस ठंडी में उठकर आना पड़ेगा। और वह एकता के कमरे में हरीश को देखकर घबरा गई और बोली, हरीश तू अचानक कैसे आ गया? तूने तो अपने आने की कोई समाचार ही नहीं दिया था। हरीश बोला, माँ मेरी आने की बात छोड़ो, क्या आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई? अब उसकी माँ बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा कि आने से खुशी क्यों नहीं होगी, मैंने तो बस पूछ लिया। हरीश बोला, माँ क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी अथवा मुझसे कोई भूल हो गई थी जिसकी सजा आपने एकता को दी है? क्या हाल बना दिया है बेचारी का। आज तक मैंने आपको अपनी पूरी तनख्वाह भेजी थी, जिससे मुझ पर कोई यह आरोप ना लगाए कि सौतेली माँ है इसलिए भूल गया है, लेकिन आपने तो अपना रंग दिखा दिया। हरीश ने किसी से कोई सफाई नहीं मांगी। दूसरे दिन वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने को तैयार हो गया। अब उसकी माँ हरीश को समझाने लगी। हरीश माँ की बात मानने को तैयार हो गया, लेकिन उसने माँ से कहा, माँ आप मेरी माँ हो, आप मुझे अपना बेटा कभी नहीं मान सकती हो, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हरीश आगे बोला, माँ मैंने आपको हमेशा अपनी सगी माँ से ज़्यादा इज्जत दी है। आपको स्वयं सोचना चाहिए, जो व्यवहार आपने एकता के साथ किया है वही यदि आपकी बेटी के साथ कोई व्यवहार करे तो आप क्या करती? अब हरीश की माँ बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। वह एकता से बोली, बेटी अब तू मुझे क्षमा कर दे, आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि धर्म की बेटी है। हरीश ने मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। एकता बोली, नहीं मम्मी आप क्यों क्षमा मांगती हैं, मैंने तो आपको कभी अपराधी माना ही नहीं, क्योंकि जिसके नसीब में जितना सुख दुख लिखा है वह उसे भोगना पड़ता है। आप तो निमित्त मात्र हैं। यही तो ऊपर वाले के खेल हैं कि हम एक दूसरे को दोषी समझ बैठते हैं। हम सभी को जो सुख दुख मिलता वह हमारे कर्मों के हिसाब वह अपने अपने नसीब से ही मिलता है। हमें इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। एकता के इस तरह के विचार सुनकर हरीश व उसकी माँ बहुत खुश हुए। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।